नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी एक नई यात्रा यहाँ प्रारंभ हो रही है, ऑफ कोर्स अंडर मेंटरशिप ऑफ एस्ट्रो मास्टर यूके झा। यहाँ हम देश के विदेश के उन युवा एस्ट्रोलॉजर्स से जो एक अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे क्वालिफिकेशन के बाद किस थॉट से इस विद्या एस्ट्रोलॉजी में आकृष्ट हुए और उन्होंने अपनी जर्नी किस तरीके से यहाँ से प्रारंभ की, जिसे हम कहते हैं हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों, जब वेद की बात आती है तो वेद व्यास भी एक बड़ा नाम होते हैं और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आज इस यात्रा में हम जिनके साथ इस शुभ घड़ी में इस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं, वो खुद ही वेद व्यास को है। मेरे अच्छे मित्र, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी की वो विद्या जिसमें हम नए विचार, पेंडिंग कर्मा और प्रारब्ध, डेस्टिनी, फ्री विल, कई सारे प्रश्नों को एड्रेस करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का भी स्वरूप वो है कि व्हेन यू आर अनआंसर्ड यू विल गेट आंसर फ्रॉम दिस विद्या। तो इसी तरीके की यात्रा को अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस से और उस रीजन को समझते हुए इस यात्रा में उन्हें क्यों लाया गया, उसके साथ न्याय करते हुए एक अद्भुत व्यक्तित्व वेद व्यास को जी, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के। आइए। नमस्ते अनुपम जी। पहले तो मैं आपको खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर योर न्यू इनिशिएटिव। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और आपको मैं ऑल द बेस्ट आपके आगे के जर्नी के लिए भी कहना चाहूँगा। अब हम आगे बढ़े मेरे लाइफ और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी की कहानी बताऊंगा इन दैट वे। उसके पहले मैं आपको ऑफिशियली अपना थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम देवेश व्यास है ऑफिशियली, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में मुझे वेद व्यास को नाम से जाना जाता है। ये मैंने अपना नाम खुद ही की दिया है और इसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, मैं आपको बाद में रीजन बताऊं, लेकिन इंटरेस्टिंग रीजन है इन दैट वे। तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बहुत डीपली और बहुत प्रोफाउंडली चेंज किया है। जैसे आपने पहले लोगों को बताया कि मैं प्रोफेशनली मैं क्वालिफिकेशन वाइज कुछ और था। आई वाज एन इंजीनियर, स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियर, जो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं आजकल। तो लेकिन फिर वहाँ से अचानक से मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, किसी चीज़ ने इंस्पायर किया, किसी चीज़ ने कंपेल किया, ऐसे क्या इश्यूज थे वो, और इसके साथ साथ मैं मेरी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रोथ कैसे हुई। जब मैं एस्ट्रोलॉजी बोलता हूँ, आई इंक्लूड ऑल द साइकिक और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स दैट कम अलोंग, जिसे हम कलेक्टिवली अकल्ट साइंस बोलते हैं। उन सब में चीज़ों में कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो हमको म्यूचुअली कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सारी कहानी बताऊंगा। तो आप आगे पूछ सकते हैं, में कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों, ये पूरी जर्नी एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी होगी डिस्कशंस की सीरीज इंटरव्यू के माध्यम से, वो होगी थिंक एंड ग्रो एस्ट्रोलॉजिकली। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो आता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन देवेश व्यास जी, वेद व्यास को एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और इन्होंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे जर्मनी में हासिल किया है। ओवरसीज में भी इन्होंने भारतीय अध्यात्म का स्वरूप देखा है और एक जीवन में ऐसा पॉइंट आता है कि ये विद्या आपको खींचती है। मेरे गुरु खुद कहते हैं कि इसमें आप खुद नहीं आते हो, आपको लाया जाता है, लेकिन वो कम होते हैं जो इसके साथ न्याय करते हैं, यानी जो इसके मियर कमर्शलाइजेशन को ना करते हुए इसके सही स्वरूप को रखते हुए उसे जीते हुए और उसे आगे तक ले जाते हैं। और ऐसी यात्रा के जो हमारे सहयात्री हैं वो वेद व्यास को है। So he himself is a very qualified person and he has lot of impacts on the overseas friends also, we can say, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हम गोरा मार्केट, जो आजकल कमर्शलाइजेशन में कहा जाता है। सो ही हैज मैनी फ्रेंड्स और बैलेंस्ड थॉट और बैलेंस स्वरूप में हमने आपको देखा है। वेद जी, जो मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि जब आपकी भी यात्रा प्रारंभ हुई होगी, तो आजकल हम जिस स्वरूप को देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो उस प्लेटफॉर्म का एक्सप्लॉइटेशन भी है, बेटर यूज भी है, हम उस पर नहीं जाते हैं। क्योंकि शायद पूर्व में जब पब्लिकेशंस थे और कुछ मैगजीन्स थी जो बड़े विद्वानों के द्वारा
कंट्रोल की जाती थी और उन्हें चलाया जाता था उनके द्वारा। तो काफ़ी लिमिटेशंस थे, अगर आप नॉलेज की एनविल पे खरे नहीं उतरते हैं, तो शायद आपको वहाँ जगह नहीं है। लेकिन आजकल आप मिनटों में इन प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं with very fascinating kind of things and in the hit-based business. तो इस जगह मैंने आपको भी एक शिष्यता बढ़ते देखा है कि आप बहुत ज़्यादा उस तरीके से एक कहते हैं हम लोग ना कि अपनी इन्वेंटरी बढ़ाने में ना लगे, बल्कि अपने इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल अप लिफ्टमेंट की तरफ आप लगे रहे। एस्ट्रोलॉजी में जैसा हमारी चर्चा हुई है कि हाउ टू स्टार्ट में जब हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं या लाए जाते हैं, वो पॉइंट जो होता है, उसमें हम उससे क्या चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी हमसे क्या चाहती है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को जॉइन करते हैं, तो हमारा उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी होता है और होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, तो वो किन अनुशासन, किन तथ्यों और किन चीज़ों की परीक्षा वो इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर रखता है या आपको उस परीक्षण में लाता है, तो ये बात आजकल कोई नहीं करता। आजकल रूल्स की बातों की हम अगर परवाह ना भी करें, तो कुछ चीज़ों को जोड़ा, एक सिस्टम बन गया। जो एस्ट्रोलॉजी का बृहत शास्त्र है, जिसे कहा जाता है, स्पेशली झा साहब कहते हैं कि इसकी ग्रामर समझो तो हर चीज़ आपको समझ में आती है। देन यू कैन हैव योर ओन सिस्टम, ऑन योर रूल बेस्ड टेक्निक्स वी कैन से ऑफ प्रेडिक्टिंग। तो ये समग्रता में एस्ट्रोलॉजी है कि हम एक बेसिक विन्यास, बेसिक चीज़ को समझ के उस डिसिप्लिन से जो एस्ट्रोलॉजी हमसे चाहती है, हम एस्ट्रोलॉजी से जो चाहते हैं, वो तो आप जानते हैं कि एक आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया। तो एस्ट्रोलॉजी में जब आपकी यात्रा प्रारंभ हुई, वो पल और एस्ट्रोलॉजी ने आपको किन-किन जगहों पर आपका परीक्षण किया और किस-किस तरीके से अनुशासित किया? आइए इस विचार यात्रा को आपके थ्रू जानना चाहते हैं, वेदव्यास को जी। धन्यवाद। आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन किया है और साथ में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है इसको आंसर करना। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ कैसे करें, या फिर क्या पॉइंट्स रहे जिससे यानी कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो उसका जो सबसे इजी और सिंपल आंसर है, मैं वो कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स है। आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल्स है। पहले के ज़माने में बहुत ये मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी इन द हाइंडसाइट आई विल से कि जब तक एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे पास ना आए, जब तक वो लाइफ में क्राइसिस पॉइंट या जो ट्रिगर हो वो ना लगे, तब तक ये इनर लेवल का जो डीपर प्लंज है वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं आ सकता इन दैट वे। चाहे तो हम जैसे मैं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा मैं अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, और मैंने अपनी 5-6-7 साल की जर्नी में चीज़ें पढ़ी है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। उनकी वैल्यूज भी मैंने रिकॉग्नाइज की है, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि उस टाइम पे मेरे को उन चीज़ों की वैल्यूज ना पता चले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सही टाइम आता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड में दशा कहेंगे, तब मुझे उन चीज़ों की वैल्यू एक डीपर लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे मेरे को समझ में आती है। तो अगर मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, we are talking about my transformation in some way which could be relatable to all the viewers. तो वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना था नहीं इन दैट वे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पामिस्ट्री करता था, बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट पामिस्ट्री इज वेरी साइंटिफिक इन सम वे। लेकिन स्टिल आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन जर्मनी, और मेरा एक साइंटिफिक बैकग्राउंड था, तो मैं चीज़ें बहुत लॉजिकली सोचता था, और आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ अ काइंड ऑफ लॉजिशियन इन दैट वे। तो ये कहेंगे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी मैं आया हूँ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरनल क्राइसिस। अब 2015-16 के टाइम पीरियड में आई वाज फेसिंग सम काइंड ऑफ पर्सनल क्राइसिस, एंड आई वाज लुकिंग फॉर माय आंसर्स। उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हुई और अलग अलग उसकी डीपर लेवल की कहानियां हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था हु यूज्ड टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी इन सम वे, तो उसने मेरा चार्ट देखा। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज रियलाइज की
और उसने मेरे को थोड़ा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का सिखाया था कि हाउ टू मेक द चार्ट और वो वाली सारी चीजें। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग समथिंग विच इज वेरी डीप एंड येट वेरी फंडामेंटल। मैं ये कहूँगा कि आई एम अ केमिकल इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन इन प्रोसेस डिजाइन एंड सिमुलेशन। तो उस टाइम पे हम लोग प्लांट डिजाइन करते थे एंड उसके जो कंपोनेंट्स होते थे उसको हम स्पेसिफिकली देखते थे। तो मैंने जब पहली बार अपना चार्ट देखा और उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, तो आई रिलेटेड इट टू अ काइंड ऑफ सर्किट और अ प्लांट, कि प्लांट में 8 या 9 वेरिएबल्स हैं और वो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो ट्रिगर हो रहा है। तो वो एक मेरा एक रिलेशनशिप मैंने पढ़ा। उसका उसके 1 महीने तक मैंने उसका बहुत डीपर लेवल पे सेल्फ स्टडी किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी है दैट हैज कम थ्रू सेल्फ स्टडी। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की हुई है, बहुत सारा सेल्फ स्टडी किया हुआ है और उसी के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशंस मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। और जैसे जैसे मैं सीखता गया वैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स एस्ट्रोलॉजी के और दूसरे सब्जेक्ट अकल्ट साइंस के भी मेरे लिए खुलते गए। उन चीज़ों में मेरा डाइवर्सिफिकेशन होता गया। तो ऐसे मेरा यानी एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी का शुरुआत हुआ। लेकिन कहेंगे कि 2016 में मैं इंडिया आया और एट दैट टाइम आई वाज मोस्ट और लेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इनटू द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड। मैं दिन के 12-15 घंटे एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ता रहता था इन सम वे। इंटरनेट पे पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, किताबें मेरे पास बहुत सारी थी, खुद के चार्ट्स देखो, दूसरों के चार्ट्स देखो। लेकिन मेरी दिन की शुरुआत अगर सुबह 7 बजे हो रही है तो उसी टाइम से मेरा यानी कंप्यूटर खोल के मैं कुछ ना कुछ करने लग जाता था। रात को 1-2 बजे तक मेरा वही चीज चलती रहती थी और ये कंसिडरेबली बहुत लंबे समय तक चला है। और इसमें मैं हर रोज हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके उस पर एक्सप्लोरेशन करता रहता था। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक खुद से एक इनर नज ना आए कि हमें उस डायरेक्शन में, उस फील्ड में जाना है इन सम वे, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। इनर ड्राइविंग होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि एक पैशन होना चाहिए। तो मेरा एक वो पैशन जो है एस्ट्रोलॉजी का, वो 2016 में डेवलप हुआ, जो अब तक कंटिन्यू हो रहा है। हो सकता है कि वो बहुत हद तक यानी डाइवर्सिफाई हुआ हो थ्रू अदर फील्ड्स ऑफ अकल्ट एंड हीलिंग एंड साइको एनालिसिस वाली चीजों में डाइवर्सिफाई हुआ हो, लेकिन आई स्टिल सी ऑल दोज थिंग्स एज अ डाइवर्सिफिकेशन एंड सेम branch of astrology or same branch of spiritual sciences in that way. तो आपकी जर्नी 2016 जिस बिंदु पर आकर एस्ट्रोलॉजी में प्रारंभ हुई, और उसके पहले एक सबसे बड़ी चीज समझ में आती है कि इस शास्त्र को जब मैं भी किसी कंसल्टेशन में देखता हूँ या कहता हूँ, तो यही कहता हूँ कि व्हेन यू आर अनआंसर्ड, जब आपके पास में जवाब खत्म हो जाते हैं कि हम इस समस्या को कहाँ से देखें, तब शायद ये जो वेदों का नेत्र जिसे कहा गया, ज्योतिष, यानी आप एक ऐसी जगह से उस बायोरिदम को, उस आपके जो इमिडिएट कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो विद्या है एस्ट्रोलॉजी। तो आपके जीवन में भी वो बिंदु है जिसे आपने एस्ट्रोलॉजिकली परखा होगा कि ये ऑकल्टिज्म की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस कनेक्टेड है और 8th हाउस में हम जानते हैं कि काफी सारी जीवन की और डायरेक्शन या समस्याएं भी आती हैं। और जैसा आपने कहा कि लॉजिक आपके बहुत स्ट्रांग थे, तो हम ये जानते हैं कि इससे जो इसका अर्थ का जो कर्म क्षेत्र है 10th 5th हाउस है, कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट हुई और आपने उसे ईमानदारी से निभाया और वहां से चीजों को जानने की कोशिश करी। रही बात कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरीके से हम पुनर्जन्म की व्याख्या हमारी मैथोलॉजी में करते हैं, एनांश भी शायद उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम उस स्थिर बिंदु को पहुंचते हैं जहां से हम रिसाइकल होकर के आए। और यही रिसाइकलिंग आपकी इस करेंट डेवलपमेंट, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी में उस तरफ निकलते गए, जैसे आज बाजार में हम पेंडिंग कर्मा, प्रारब्ध, फ्री विल, सो ऑन, और आपने
उस चीज को न टच करते हुए इस विद्या के और रूपों पे आपने जाने का प्रयास किया कि उस जो दिख रहा है बायोरिदम में, जो कुंडली में दिख रहा है और जिसके हमारे पास में शायद जवाब नहीं है, तो आपने वो जो 12 खाँचों में जो चीज़ इन्वॉल्व है, उसको शरीर की रचना यानी हम यत् पिंडम तथा ब्रह्मांडम जो कहते हैं, तो आपने उसमें खोजने की कोशिश की जिसमें आप पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और जो हीलिंग है हमारा जिसमें हम रेमेडियल्स की बात करते हैं, तो हीलिंग भी उन्हीं चक्रास में, उन्हीं चीज़ों पे हम जाके करना चाहते हैं। तो ये आपका एक विस्तृत स्वरूप है जिसे हम समय-समय से जानते रहेंगे। मेरा अभी इस समय आपसे मुख्य प्रश्न ये है कि जब आप इसमें एंटर किए थे और आप एक तरीके से एक अच्छी किताबों से अच्छे लोगों को सुनकर के गाइड होते रहे। लेकिन जैसा मेरा गुरु जो है आदरणीय झा साहब भी कहते हैं कि सुनो सबकी, लेकिन जब तक उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे, वो स्टूडेंट जो प्रश्न ना कर पाए, वो कभी अच्छा ना तो गुरु ढूँढ सकता है, ना विद्यार्थी बन सकता है। तो सवाल आपके पास भी होंगे, आपने उन्हें ढूँढने का प्रयास किया होगा और जब आपने चीज़ों को अपने तरीके से समझा होगा, तब शायद आप उस चीज़ से कन्विंस हुए होंगे। तो आज की जो यात्रा है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जो इसमें आ चुका है, जो एंट्री लेवल प्लस है और आप भी जब इसमें प्रारंभ हुए थे, तो आपको एस्ट्रोलॉजी ने किन-किन जगहों पर परखा? यानी वो डिसिप्लिन जो एस्ट्रोलॉजी ने आपको दिया या एक अच्छे विद्यार्थी को यात्रा कैसे शुरू करना चाहिए? इस पर आपके विचार? वेद जी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और इसके लिए आई एम मोर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे अगर कोई योग बन रहा है या फिर कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो उसका प्रीवियस हिस्ट्री में उसका यानी क्या सिग्निफिकेंस है, उस टाइम पे उसने क्या इवेंट या ऑब्जर्वेशन दी हुई, तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस में हमेशा करता रहता था। और कहेंगे कि मेरी बिगिनिंग की जर्नी में मैंने बहुत सारी एक्सेल शीट्स बनाई हुई थी फॉर वेरियस ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि क्या हो रहा है एंड हाउ वी आर। बिकॉज मैं ये कहूँगा कि मैंने लगभग फंडामेंटली एस्ट्रोलॉजी किसी का सीखी नहीं है बैठ के। मैंने बुक्स पढ़ी है और चीजें सीखी है थ्रू डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स ऑब्जर्वेशन, और साथ साथ में ये कहेंगे कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से विथ टाइम बहुत हद तक वो डेप्थ भी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, और उसका एक रेमेडियल। मैं ये एक बात ये कहूंगा कि भगवान की कृपा के बिना ये होना भी थोड़ा मुश्किल है। और एक स्पेसिफिक इवेंट मेरी इस लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट है कि 2016 में जब मैं यहाँ पे आया, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था इन सम वे, और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया था और हम दोनों हमारी कुलदेवी पे गए थे जो कि राजस्थान में है, इन द माउंटेन्स। तो वहाँ पे मैं एक हफ्ता पहाड़ों पे रहा था, टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, जस्ट मी एंड माई मदर। एंड वो चामुंडा देवी है, ठीक है। तो वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने सिर्फ 2 किताब लेके गया था। उसमें से एक किताब थी नवांश बाय श्री श्रेयस पटेल। वो मैंने किताब पूरी तरह से पढ़ी और उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें ढूंढी। तो ये कहूंगा कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में CS पटेल साहब का बहुत ज्यादा योगदान है। और उस किताब ने मुझे ऑब्जर्वेशन लेवल पे नहीं बहुत ज्यादा नहीं प्रोफाउंड बनाया है। उसके बाद तो मेरे बहुत सारे रास्ते खुलते गए। मैं एक हफ्ता जो वहां पे रहा अपने कुलदेवी में, उसके बाद से मेरे बहुत सारे यानी उसके बाद से मैंने फिर कंसल्टेशन भी शुरू किया। और ये कहूंगा कि मेरे स्टार्टिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया के थे। मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी फेसबुक से कहेंगे कि शुरू की, कि मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए अपना पेज बना के, और फिर वो ग्रुप्स में बांटे। और आप जैसे लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर भी किया। तो मैं स्टार्टिंग के 3-4 साल, अप टिल 2020, जब तक कोविड शुरू नहीं हुआ तब तक मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखता था। और जब मैं कुछ भी आर्टिकल लिखता था तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज ये लिखना है, मैं कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ या फिर कोई इवेंट मेरे सामने हो रही है। जैसे मैं कोई न्यूज आइटम पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर मेरा थॉट प्रोसेस जाता था कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है।
और उस पे हम अपने आप 500 1000 2000 वर्ड्स का मेरा आर्टिकल हो जाता था। मुझे पता नहीं कैसे होता था, हो सकता है कि उसमें मुझे 3 4 5 6 घंटे भी लगते थे और कुछ दिन भी कभी कभी लगते थे, इफ आई वाज राइटिंग एंड शेपिंग दोस थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे। लेकिन वो फिर मैं अपने पेज पे पब्लिश करता था, ग्रुप में बांटता था, और तो ऐसे ही करके कहेंगे कि मेरी थोड़ी रेपुटेशन बढ़ी और लोग मेरे पास आने लगे, लोग मेरे को जानने लगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मेरा फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ। उसमें से एक कहूंगा कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है, पुनीत, जिसे सब जानते हैं। वो हम दोनों की भी पहचान ऐसे हुई थ्रू एस्ट्रोलॉजी में। तो ये एक आपका प्रश्न क्या था सर जी, रूट प्रश्न? मेरे प्रश्न पे आपने उसका अधिकांश उत्तर दे दिया है, लेकिन इसमें जो चीज आप शायद और खुल के बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको कितना अनुशासित किया, क्योंकि किसी भी चीज को चेंज इज ऑलवेज पेनफुल एंड व्हेन यू आर इनटू द न्यू स्ट्रीम, तो एस्ट्रोलॉजी भी जैसे यू टोल्ड अर्लियर दैट कई घंटे आपने पढ़ाई की, लेकिन ज्योतिष में डूज एंड डोंट आपको खुद भी समझ में आते थे कि एकदम से हमको गॉडमैन का फीलिंग ना आता हो, हम इसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्योतिष में ज्ञान को तराशने में और इससे जो एक फेम मिलता है उसको कंट्रोल करने में, जो नई पीढ़ी के लिए एक बड़ा या एंट्री लेवल प्लस के लिए एक बड़ा मैसेज भी होगा कि ज्योतिष आप जो चाह रहे हैं, ज्योतिष आपसे क्या चाहती है, उसे आपने कैसे समझा, उस पर आपके क्या विचार है? ठीक है। तो जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है फंडामेंटली, जब से मैं इंस्पायर हुआ, तब से मेरा एक उद्देश्य रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखेंगे कि आजकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नए लोग भी है, पुराने लोग भी हैं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य या एम था कि एस्ट्रोलॉजी में एक सोचने का नया तरीका लाए। अगर कंटेम्प्रेरी हम एस्ट्रोलॉजी देखें तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड नोशंस और मैनी ऑफ द मिसकंसेप्शंस। जैसे अगर किसी क्लाइंट को, पोटेंशियल क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, then they will expect certain things that astrologer will demand or say। और एस्ट्रोलॉजर भी, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर होते थे, उनका भी एक एस्ट्रोलॉजी करने का एक तरीका हो सकता है, जिसमें कहेंगे कि काउंसलिंग और कंसल्टेशन या हीलिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट नल था। तो मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन गिविंग स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कि ये तुम्हारे लाइफ में होगा। आई एम मोर फोकस्ड ऑन गिविंग काइंड ऑफ लाइफ कोचिंग एक्सपीरियंस अलोंग विद एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। मेरा जो सेशन होता है वो भी लगभग 1.5-2 घंटे चलता है। मैं क्लाइंट को पूरी तरह से सुनता हूँ और फिर उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, उनके लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से इट इज अ काइंड ऑफ फ्री डिस्कशन, मैं उनको रिकमेंडेशंस देता हूँ। तो ये it is more of a kind of a long term seeing things in a more in a strategic way rather than in a tactical way। कि आपके, मैं स्नैपशॉट प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं फेजेस बताऊंगा कि इसमें ये, तो इट इज मोर कि लोग अपने लाइफ में प्लानिंग कर सके इन अ गुड वे। तो वो डिसिप्लिन जरूरी है। और साथ साथ में मैं खुद मैं ये कहूंगा कि मेरे लाइफ में, आपने डिसिप्लिन की बात की, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा लैकिंग है। ये कहूंगा कि मेरी जो पर्सनालिटी वो ऐसी है कि अगर मैं किसी चीज में एब्जॉर्ब होता हूँ तो मैं उसी चीज में पूरी तरह से चला जाता हूँ। तो फिर एक कहेंगे कि एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं फिर यानी डिसिप्लिन में थोड़ा लैक करने लग जाता हूँ। जैसे मैं कुछ काम करता हूँ तो खाने पीने का, सोने का मुझे यानी वो नहीं रहेगा, या फिर मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स के लिए भी यानी वो नहीं करूंगा इन दैट वे। जैसे अगर मेरा कंसल्टेशन चल रहा है, अगर वो 1.5-2 घंटे का है, लेकिन हो सकता है कि वो 3 घंटे भी चल जाए, ठीक है। इफ हमारे बीच में कोई फ्लो सेटअप हो जाता है, डिस्कशन अगर डीप अच्छा चलता है इन दैट वे, तो उस हिसाब से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थोड़ा लैकिंग है। जैसे मुझे मेडिटेशन की या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की नॉलेज भी है बहुत हद तक, और इम्पोर्टेंस भी पता है, लेकिन और मैंने टाइम टू टाइम किए भी हैं। लेकिन जो कहते हैं कि
हमको वो चीजें रोज करनी चाहिए। मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि रोज आधा घंटा मेडिटेट कीजिए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं मैं उस चीज पे नहीं फॉलो अप नहीं कर पाता। तो ये कहूंगा कि आई विल एग्री कि डिसिप्लिन मैं थोड़ा यानी मैं नहीं हूँ, मुझे रहना चाहिए, लेकिन उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अ, अ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं चीजों के थ्रू हो रहा हो। आपने जो सबसे बड़ी बात कही हाँ डिसिप्लिन की हाँ और समय को इस जो सोलर क्लॉक कहते हैं इससे ना बांधने की, क्योंकि दो हाँ समय है, ब्रह्मायु है, दूसरा इस हम सोलर क्लॉक से करते हैं। हाँ और शायद ये जो औघड़ जो तत्व हाँ आपके और एक आपकी अच्छी टीम है जो हाँ शिवरात्रि पे बनारस में फिर एक साथ है, तो हाँ ये शिव भक्ति का एक स्वरूप भी है कि समय अतिरिक्त हो जाए जिसमें इंसान खो जाए, शायद ऐसा जीवन आपका है। तो एक टाइम टेबल या एक क्लॉक बेस्ड इवेंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसमें हम रम गए उसमें हम रम गए। हाँ और जो आपने बात कही कि हम क्लाइंट के साथ किसी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द एथिकल वी कैन से द प्रैक्टिस जो बड़ी रिक्वायर्ड एस्ट्रोलॉजी में। हाँ दूसरा सॉल्यूशन बेस्ड जो हमारे सिस्टम्स हैं वो एस्ट्रोलॉजर को धनवान ना बना रहे हो, बल्कि हाँ किसी क्लाइंट के ऊपर जो दिक्कतें हैं उसका उसमें कहीं ना कहीं समाधान मिल रहा हो। लेकिन आपका जो वे है, क्योंकि एक हम लोगों के भी बड़े आदरणीय हैं और एक बड़े संस्थान और देश में एस्ट्रोलॉजी को जिन्होंने बड़े लंबे समय तक दिशा दी है, श्री राव साहब, उन्होंने कहीं कहा भी है कि जब मनोवैज्ञानिक रूप से आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कनेक्ट होता है तो वो फिर आपकी बातों को अडॉप्ट करता है और वही एक कनेक्टिविटी हम बनाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम एक दूसरे के फेथ में नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है, शायद जो ईश्वर हमसे कराना चाह रहा है वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वी आर ओनली ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल्स व्हिच वी आर कनेक्टिंग आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन, राइट। अब ये आपकी यात्रा है, तो इस यात्रा के पड़ाव में जो शुरुआत अच्छी हो तो सब भला होता है। मैं अंत की बात नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। और हाँ श्री CS पटेल साहब जिनके हाँ सानिध्य में आप प्रारंभ से ही आए, आपने जो पढ़ा और देवी के सम्मुख पढ़ा, तो एक वो कनेक्टिविटी होगी जिसका आपको जीवन भर लाभ मिलेगा, क्योंकि शुरुआत आपकी सही हुई है। हम्म। मेरा जो अगला बिंदु है कि देवी और देवी देवी तक ले जाने वाली भी मेरी माँ थी। हाँ, वो तो सबसे बड़ी देवी है। अब इस चर्चा में एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि, और हम विस्तार से बिंदुओं पर अगले एपिसोड्स पे भी चर्चा करते रहेंगे। ये हाँ तो एक एस्ट्रोलॉजर, उसकी यात्रा, उसके डिसिप्लिन को और एस्ट्रोलॉजी में क्यों आया था ये जानना बड़ा अनिवार्य होता है। अब ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस स्ट्रीम को आपने टच किया, आपने एक अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रही है, जो आपके पुराने जन्मों का भी एक हम कहते हैं संधारण हो सकती है, हम्म, और उसमें एक आपने सेगमेंट को परखा जिसमें हम जिसे PLR कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसपे हमने कुछ अनौपचारिक चर्चाएं भी आपस में की है। How much it is helpful for the client to know the real cause and effect of any problem? ओके। आपने यानी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, और ये कहूंगा कि PLR या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में रहा है। उस पर भी जाऊंगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत जैसे सबकी होती है कि मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करते हैं उसका शौक था, क्योंकि सबको एक मिस्टिकल एक क्यूरियोसिटी रहती है टू नो व्हाट व्हाट दे वेर इन द पास्ट। तो मेरा भी एक कहेंगे कि जो क्यूरियोसिटी था वो पास्ट से ही था। ठीक है। जैसे 10-12 साल पहले एक सीरियल आती थी तृप्ति जैन की, उससे मेरी यानी PLR का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न इन सम वे। तो मैं लगभग 2016 से वो सीखने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अचानक से जस्ट बिफोर कोविड कुछ ऐसे योग बने, कुछ ऐसा संयोग बना कि मुझे वो सीखने का और
सीखने का नहीं, मेरे को बहुत अच्छी तरह से सीखने का मौका मिला। मैंने एक कैंप अटेंड किया 5 दिन का लोनावाला में, जहाँ पे इट वाज मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे प्रैक्टिस कर करके। और उसमें मैंने उस टीम के लिए मैंने सारे सेशंस का एक रिव्यू नोट भी बनाया, जिससे हम कहेंगे कि हमने किताब बनाई लगभग 200 पेजेस की। मैंने उसमें 30-35 पीएलआर सेशंस के मैंने रिकॉर्डिंग सुन के उनको यानी टाइप करके यानी एक बुक फॉर्म में भी बनाया था उस टीम के लिए। तो वो मेरी शुरुआत थी, लेकिन दैट वाज इन पर्सन। नहीं, फिर उसके बाद मेरे मेंटर ने मुझे फोन पे करना सिखाया, एंड दैट वाज अ गेम चेंजर टर्निंग पॉइंट। बिकॉज मैंने जब पीएलआर सीखा था, उसके जस्ट बाद 1-2 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया था। और हम आज तक ये सोचते थे कि पीएलआर वी कैन डू ओनली इन पर्सन, लेकिन उसके बाद फिर मेरा वो कैपेसिटी अनलॉक हुई कि आई कैन डू इवन ऑन फोन और इवन ऑन जूम। तो इनिशियली मैंने बहुत सारा यानी पीएलआर किया। कहेंगे कि इन 2 सालों में अब मैंने अपनी पीएलआर में इतनी ज्यादा एनर्जी दी है कि मैंने लगभग 300 से ऊपर सेशंस किए हुए हैं 2 साल में। एंड मोस्टली 95% आर रिमोटली, आइदर ऑन जूम और ऑन फोन। और सारे सेशन बहुत अच्छे रहे। पीएलआर मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इसलिए था क्योंकि पीएलआर गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल डेप्थ व्हिच अदर फील्ड्स मे बी लैकिंग। पीएलआर का एक स्पेसिफिक पर्पस भी है, जिसको कहेंगे कि हम आगे के यानी कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि अगर मैं पीएलआर पे बोलूँ तो मैं पीएलआर पे 4 घंटे तक बोल सकता हूँ। ठीक है, पीएलआर मेरा एक पैशन है जो मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ इन दैट पे। और उस पर भी मैं बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें सीखता रहता हूँ। लेकिन पीएलआर की ज़रूरत क्यों लगी मुझे, उसका एक फंडामेंटल ये रीज़न था कि हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे फ्यूचर में क्या है। ठीक है, लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में घुसते हैं तब हम पेंडिंग कर्मास में आते हैं, या फिर कहेंगे कि पास्ट में क्या थे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चार्ट्स है या फिर ऐसे शास्त्र है, कर्म विपाक संहिता है, D60, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये बताते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। तो एक जनरल क्यूरियोसिटी रहती है कि पास्ट लाइफ। लेकिन उस टाइम पे भी मेरा लॉजिकल माइंड एक सवाल पूछता था कि अगर कोई भी शास्त्र पास्ट लाइफ पे बात कर रहा है, तो फिर ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा था कौन सी वाली पास्ट लाइफ। वॉज इट जस्ट द इमीडिएट पास्ट लाइफ, और वॉज इट द पास्ट लाइफ मे बी इन 1000 AD और 5000 साल पहले। ठीक है, जैसे कर्म विपाक संहिता में अगर कोई ये बात कर रहा है कि आपका ये कर्म है, आप सैनिक थे, आपको अपने किसी किसान को पीड़ित किया, उसकी वजह से किसान अब वो ऐसा कर रहा है, या फिर आपने अपने मित्र को दगा दिया, उसको दगा देके मार दिया, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो ये कर्म दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि ये कौन सी पास्ट लाइफ थी। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट है कि हाउ टू रिलेट, एक रिलेटेबल एलिमेंट नहीं था। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको आपकी पास्ट लाइफ भी कहूंगा तो उसमें यू कैन नॉट रिलेट टू दैट थिंग, कि उस इमोशन से रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब तक हम उस चीज को इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा हमारे खुद की लाइफ में। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या पीएलआर में मैंने ये सीखा कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन स्पीसीज, वी आर मेड अप ऑफ इमोशंस। हमारा ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी से ज्यादा हमारा मेंटल बॉडी है, जिसे हम मन कहते हैं। ठीक है, जिसका कारक मून है। और हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसलिए चंद्र लग्न को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चंद्र लग्न पे इतने सारे योग हैं। तो एज अ इमोशनल बीइंग वी एब्जॉर्ब many events and many emotions which are released from time to time। ठीक है, इसके लिए हर एक अकल्ट साइंस यही कहता है कि आप जो अभी कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो आपने पास्ट में किया वो आपका प्रेजेंट डिसाइड कर रहा है। तो आप जो अभी हो एट एन इमोशनल लेवल, वो आपने कहीं ना कुछ लेवल पे एक्सपीरियंस किया। इट कुड बी अ काइंड, और वो अगर वो ट्रॉमेटिक इवेंट है
तो वो उसको हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो PLR में मेरे को ये टूल और ये टेक्निक्स मिले, जो नो डाउट मैंने खुद भी बहुत ज्यादा हद तक इवॉल्व किए हैं अपने खुद के टेक्निक्स, जिससे वी कैन हील अ पर्सन एट एन डीपर इमोशनल लेवल। सो आई सी PLR, मैं PLR को पास्ट लाइफ से इतना ज्यादा रिलेट नहीं करता, इट मे बी डिपेंडेंट ऑन पास्ट लाइफ, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और अ डिफिकल्ट फेज इन लाइफ, तो फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उसका हीलिंग और सॉल्यूशंस भी मिलेगा कि आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आई सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज अ मोर ऑफ अ डीप हीलिंग एक्सपीरियंस दैट अ क्लाइंट फील्स। और जैसे मैं PLR सेशन करता हूँ उसमें 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, लेकिन एक सेशन के बाद क्लाइंट की जैसे रिकवरी होती है, क्लाइंट का जो इमोशनल स्टेट जो चेंज होता है वो देखने लायक होता है। उस चीज से उसके लाइफ में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो बदलाव, वो चेंजेस, वो मेरे को ज्यादा नहीं खुश करते हैं, रादर देन गिविंग कोर प्रेडिक्शन कि आपकी नौकरी अब लग जाएगी या फिर आपकी शादी ये हो जाएगी। लेकिन उनका जो मेंटल लेवल पे जो फेस चेंज आता है, इमोशनल लेवल पे जो चेंजेस आते हैं, एंड दे फंडामेंटली चेंज एज अ पर्सन, वो चीज मुझे नहीं बहुत ज्यादा नहीं खुश करती है, उस प्रसन्नता देती है। सो दैट गिव्स मी मोर हैप्पीनेस इन हीलिंग पीपल। सो मैं एस्ट्रोलॉजी और PLR का दोनों का इंटीग्रेशन करता हूँ। मैं बहुत बार अपने एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट्स को PLR एज अ रेमेडी रेकमेंड करता हूँ, रादर देन गिविंग सम टोटका एज अ रेमेडी इन सम वे। टोटका कैन वर्क इन सम वे, लेकिन उसका जो जनरलाइजेशन है जो आजकल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में किया हुआ है, दैट कुड बी काइंड ऑफ रिग्रेसिव इन सम वे। ठीक है, मैं जेमस्टोन्स में इतना नहीं मानता था, लेकिन ये कहूंगा कि जेमस्टोन्स भी बहुत हद तक चेंज अफेक्ट करते हैं, लेकिन जेमस्टोन से ज्यादा मैं क्रिस्टल्स पे भी मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो उसके मेरे अलग रीजंस हैं। तो मैं PLR के साथ साथ कुछ कुछ लेवल पे यानी क्रिस्टल रिलेटेड चीजें भी यानी मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, विच एसेंशियली वर्क्स एट अवर इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जो हमारे चक्रों पे जो चीजें काम करती है। तो PLR is significant in healing, in transforming a person if there have been a kind of a trauma. हम इस चीज पे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि PLR पे यानी बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल करके आई है कि जो प्रॉब्लम एट द न्यूक्लियस या जो रूट में कुछ चीज छुपी है, अगर हम उसको न जान पाए, और जो रिग्रेशन है, हम जिस पुनर्जन्म की व्याख्या में हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीजें कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिसको आप रिलेट करते हैं कि किसी भी ग्रह पर दोष डालने की जगह जो हम कहते हैं ब्लेम बुलेट्स, उसकी जगह आप इंसान को खुद जिम्मेदार बताते हुए उस बायोरिदम को जिस इस लाइफ में एज ए लिविंग लाइसेंस आपने लिया उस हॉरोस्कोप के रूप में, और यहीं पर आपको एनवायरनमेंट मिलता है, यहीं पर आपको कुछ चीजों को भोगना पड़ता है, जीने के लिए अपने आप को सस्टेन करना पड़ता है। तो शायद जीवन यात्रा तो यही है। रामकृष्ण के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जिनके कुंडलियों और योगों पर हम चर्चा करते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जिए। तो ये तो जर्नी है, और इस जर्नी में जो सबसे बड़ा बिंदु निकल के आया है, जो हम अगले अंक में जल्दी आपके साथ में रिकॉर्ड करेंगे, वो ये है कि कुछ आपकी जो केस स्टडी जिसमें क्लाइंट की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज ना करेंगे, और उसमें उनके चार्ट्स और उस चार्ट्स में जो हमें कॉज समझ में आती है और जो PLR से निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं हम उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि ये जो ब्रिज है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हीलिंग पार्ट कहा, तो जिस तरीके से ऋषि मुनियों के ऑरा में ही हम काफी कुछ क्लींस हो जाते थे, और एक चीज आपने जो बताई है इसमें, तो ये चर्चा में जो आयाम थे आपने सहजता से बखूबी से छुए, जिसमें आपने ऑनेस्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने साथ जोड़ करके, और इसमें किस तरीके से आपको प्रथम बुक से साक्षात्कार और किस स्थिति में देवी मंदिर के वहां हुआ, कौन आपका जरिया बना, वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, और जिस यात्रा में आप जा रहे हैं, तो काफी सारी चीजों को आप भी उल्लेखित नहीं कर पा रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाला जो जर्नी ऑफ लाइफ है, कोर्स ऑफ लाइफ, वो भी आपका बहुत लंबा है। हम बहुत सारी सफलताओं की उम्मीद करते हैं, बहुत सारा आपसे कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप
की जो प्रैक्टिसेस या नॉलेज की जो स्प्रेड करने की जो विचारधारा है, जो थ्योरी है, वो है एथिकल। तो मित्रों, यह था शुरुआत हमारा, और आइए हम जल्द ही वेदव्यास को जी से अगले अंक में जुड़ेंगे, जहां हम पीएलआर पेन से बात करेंगे। वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।